हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाइक्वेस्ट एकेडमी। वाइक्वेस्ट एकेडमी में हम पॉलिटिकल साइंस CUT UG 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने 2024 का पॉलिटिकल साइंस PYQ सॉल्व किया था, और आज की वीडियो में हम 2023 का पॉलिटिकल साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो 2024 के PYQ के लिए आप जो है PYQ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ पिलर ऑफ एशियन कम्युनिटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एशियन कम्युनिटी का पिलर नहीं है। सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कल्चर। देखो, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर जो है वो एशियन कम्युनिटी के पिलर है, हम सबको पता है। तो इसका आंसर जो है वो सी होने वाला है। ठीक है, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल है वो इसका पिलर नहीं है। पर अब थोड़ा देखो, द एशियन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी के जो है तीन पिलर है। एक पहला है सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड वाज इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड द थर्ड वाज सोशल कल्चरल कम्युनिटी। और ये सभी जो कम्युनिटी है वो 2023 के 2003 के अंदर जो है एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, तो देखना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपको इसका कौन सा सबसे इजीली आपको देखते आता है। तो सी, तालिबान रिज्म अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये इसी का है। तो आप पहले हम ये देख लेते हैं, सी के अंदर थर्ड किसका है। सी के अंदर थर्ड सिर्फ इसी के अंदर है, तो ये राइट ऑप्शन होने वाला है। ए जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जॉर्ज HW बुश लेके आए थे। साथ साथ ग्लोबल टेरर, जो ग्लोबल वॉर हुआ था टेरर का, वो 11 सितंबर 2001 के अंदर हुआ था, बिल्कुल। और जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है वो 19 मार्च 2003 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द शॉक थेरेपी इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो शॉक थेरेपी के रेफरेंस में इनकरेक्ट है। देखो, प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, रशिया वाज डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन। अच्छा, जब प्राइवेटाइजेशन होता है रशिया के अंदर, तो नई नई डिस्पैरिटीज आती है, जिससे जो है रशिया टू पार्ट्स में डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, रिच और पुअर रीजन के बीच में। दूसरा, जो वैल्यू है रूबल की, वो रशियन करेंसी में डिक्लाइन शुरू हो जाती, वो घटनी शुरू हो जाती है। थर्ड वाज द प्राइवेट फार्मिंग वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिव फार्मिंग। जो प्राइवेट फार्मिंग थी उसको कलेक्टिव फार्मिंग से जो है रिप्लेस कर दिया गया। एंड fourth statement is the valuable industries were undervalued and sold at a throwaway prices। जो valuable industries थी उसको undervalue किया गया और उसको जो है रद्दी के भाव बेचा गया। The restructuring of the industries was carried out by the Russian government। और ये जो industries का रिस्ट्रक्चराइजेशन था वो जो है रशियन गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, तो देखो, इसमें से आपने देखना है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो इसके शॉक थेरेपी के प्रेफरेंस में गलत है। तो इसका जो है आंसर है, देखो हम देखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन जब हुआ था तो रशिया के अंदर बिल्कुल जो है रशिया टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, रिच एंड पुअर रीजन में, तो ये ठीक है। एंड द वैल्यू, और रशिया के अंदर जो है रबल की जो वैल्यू थी वो बहुत बुरी तरह से गिरी थी। ठीक है, एंड द प्राइवेट फार्मिंग वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिव फार्मिंग। एक तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। शॉक थेरेपी को हम देखेंगे क्योंकि वहां पर जो USSR के अंदर कलेक्टिव फार्मिंग थी वो उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया था। दूसरा, फोर्थ जो था, फोर्थ जो है जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को रद्दी भाव में बेचा गया, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उसके साथ जो जो इंडस्ट्रीज का रिस्ट्रक्चराइजेशन हुआ था वो रशिया ने किया था, रशियन गवर्नमेंट ने किया था? बिल्कुल भी नहीं, वो रशियन गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो इसका आंसर है सी। सी और ई जो है ये दो वो स्टेटमेंट है जो इस शॉक थेरेपी के रेफरेंस को लेकर देखे तो हम गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्ड द इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है कौन लेके आया था उसके बारे में जो है बात करने की शुरू करी थी। तो वो थे जॉर्ज बश। जॉर्ज बश जो थे वो उन्होंने हेल्ड किया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। द US प्रेसिडेंट जॉर्ज HW जॉश हेल्ड द इमरजेंसी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो HW बॉश बश थे, US प्रेसिडेंट थे, ये इन्होंने जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है इमरजेंसी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्किम प्रजा पंडाल के जो है फाउंडर कौन थे। सिक्किम प्रजा पंडाल के फाउंडर थे मैरी कॉम, लादेंगा, अंगामी जपू, या फिर काजी लंदुप दोरजी। तो इसका आंसर है काजी लंदुप दोरजी।
खंग सारपा वाज फाउंडर ऑफ द सिक्किम प्रजा पंडाल। सिक्किम प्रजा पंडाल के जो फाउंडर थे वो काजी लंदप दर्जी थे। इन्होंने जो है सिक्किम जो है प्रजा पंडाल को जो है इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरेंस का जो है कांसेप्ट है उससे हम लोग क्या समझते हैं? डिटरेंस के कांसेप्ट से हम क्या समझते हैं? डिटरेंस का कांसेप्ट क्या वो सरेंडर को करता है, प्रिवेंट वॉर, डिफेंड वॉर व्हेन वॉर वाज एक्चुअली ब्रेक, या फिर डिफीट द अटैकिंग फोर्स। तो जो ये डिटरेंस की जो वर्ड है वो किस चीज को रेफर करती है? वो रेफर करती है प्रिवेंट वॉर, वॉर को रोकने के लिए जो है, वॉर को जो है अवॉइड करने के लिए जो है डिटेरेंस का वर्ड का यूज होता है। देखो, डिटेरेंस इज अ टर्म यूज फॉर प्रिवेंटिंग वॉर। डिटेरेंस वो टर्म है जो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए, और उससे जो है खुद को थोड़ा इग्नोर करने के लिए यूज किया जाता है। बाय प्रमोस प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो कॉस्ट की जो वॉर की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया जाता है अनएक्सपेक्टेबल लेवल पर फॉर द अटैकिंग कंट्री। जो कंट्री अटैक कर रही होती है ना उसके लिए जो वॉर की कॉस्ट है उसे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि वो उसको अफ़ोर्ड ही ना कर पाए। तो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, वॉर को रोकने के लिए जो है डिटरेंस वर्ड का यूज़ किया जाता है। Next question is PC Mahalanobis focused on which accept aspects of the Indian economy during the framing of second 5 year plan। अच्छा, जो second 5 year plan हुआ था उसमें पीसी महालनोबिस ने किस चीज पर जो है ज्यादा फोकस किया था? एग्रीन सेक्टर्स पे किया था, उसके एग्रीन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, डैम्स और इरिगेशन में, डेमोक्रेसी एजुकेशन में की थी, हेल्थ केयर के अंदर किया था, फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर किया था। देखो सीधी बात है, सेकंड ईयर जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात थी, तो इसका आंसर जो है वो डी होने वाला है। देखो उन्होंने जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और एक्टिव रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, उसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर पे एक्टिव रोल इंडियन इकोनॉमी का, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर उसका कितना एक्टिव रोल होना चाहिए उस पर फोकस किया था। Next question is the Rio Summit produced convention dealing with climate change, biodiversity, forestry and recommended a list of development practice called। अच्छा, रियो समिट जब हुई थी ना तो एक कन्वेंशन आया था जिसके अंदर बात की गई थी कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री और ऐसे ही बहुत सारी जो है एक लिस्ट आई थी इन सब चीजों को, कि इन डेवलपमेंट प्रैक्टिस के लिए एक लिस्ट आई थी, उसको हम क्या कहते हैं? तो एजेंडा 51, एजेंडा 41, एजेंडा 31 और एजेंडा 21। तो इसका आंसर है एजेंडा 21। उस लिस्ट को जो है एजेंडा 21 कहते हैं। द रियो समिट प्रोड्यूस कन्वेंशन डेली विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। एजेंडा 21 के नाम से जो है उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। Next is India and Pakistan are not in agreement over the demarcations line in Sir Creek. The line in Sir Creek exit in which part of India? अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान जो है ना अभी तक सर क्रिक की लाइन को लेकर जो है उनके बीच में अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। जो जो सर क्रिक की लाइन है वो इंडिया के किस पार्ट में जो है लाई करती है, वो किस पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो देखो ये जो लाइन है ये सर क्रिक की लाइन जो है वो गुजरात में एग्जिट करती है। ठीक है, एंड इसकी थोड़ी वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द लाइन इन सर क्रिक एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये सर क्रिक की लाइन जो है वो गुजरात स्टेट में एग्जिट करती है। ठीक है, एंड सर क्रिक को जो है ओरिजिनली बनगंगा भी कहते हैं, और ये 1996 किलोमीटर एक टाइडल एस्टुअरी है जिस इन द अन इनहेबिटेड मार्शलैंड ऑफ द इंडस रिवर डेल्टा ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन और पाकिस्तान के नीचे जो इंडस इंदू नदी बहती है उसके जो बॉर्डर पर है, ये जो है ये लाइन है। द क्रीक फ्लो, ये जो क्रीक है वो अरेबियन सी में फ्लो करती है, एंड ये सेपरेट करती है गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गुजरात स्टेट है उसको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से जो है इसको, ये वाली जो रिवर है, ये वाली जो फ्लो है वो उसे अलग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो ग्लोबलाइजेशन हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन। ग्लोबलाइजेशन के पास जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशन है, बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल ये सही है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल। ये देखो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशन जो है वो कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन जो है फुल फ्लोज ऑफ आइडियाज में डील करता है। इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन मे और मे नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, बस ये ग्लोबलाइजेशन जो है मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है, वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। देखो ग्लोबलाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, एंड कैसे एनकंपासिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट में बात करता है, और इसका जो कोर है ग्लोबलाइजेशन का वो वेरियस फ्लो में होता है। ठीक है, सच आइडियाज की मूवमेंट में हो रहा है, गुड सर्विस में हो रहा है, पीपल जो है बोर्ड क्रॉस कर रहे हैं उसमें हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का जो रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है सोसाइटी और पीपल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब इंडिया के अंदर जो है वो इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई थी इंडियन प्रेसिडेंट, वो कौन सा प्रेसिडेंट था उस टाइम पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 में हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो हमारे देश के उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया था कि इमरजेंसी का जो है इम्पोजिशन करना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है इसको इमीडिएटली जो है इसको पास कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवी रमसाई नाइकर हु पॉपुलरली नोन एज परियर इज प्राइमरली नोन फॉर हिज आइडिया ऑन। अच्छा, जो रमासाई नाइकर है उसे हम परियर के नाम से भी जानते हैं वैसे, बट वो सबसे पहले जो है वो अपने किस आइडिया के लिए जो है वो जाने जाने लगे थे? तो इसका आंसर है एंटी कास्टिज्म, रिडिस्कवरी ऑफ द द्रविडियन आइडेंटिटी, वुमेन सफरेज, सपोर्ट फॉर एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज संस्कृत और सपोर्ट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया। तो बताइए आप इसमें से इसका आंसर कौन सा होने वाला है? जी बिल्कुल, इसका आंसर जो है वो ए है, एंटी कास्टिज्म एंड डिस्कवरी ऑफ द द्रविडियन सोसाइटी। ठीक है, जो ये रमासाई नायकर थे, वो जो है अपने आइडिया, जो उनका आइडिया था एंटी कास्टिज्म को लेकर और जो द्रविडियन आइडेंटिटी को रीडिस्कवरी करने के लिए जो था उसको लेकर जो है ये काफी जाने जाते हैं, पॉपुलर है। अच्छा, इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखो, द स्टूडेंट एगिएशन इन गुजरात अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ फूड्स, ग्रेन, कुकिंग ऑयल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज इन द पाकिस्तान वॉर क्राइसिस। और बिहार स्टूडेंट जो करते हैं प्रोटेस्ट, वो है पीजेंट्स अपराइजिंग टुक प्लेस इन नक्सल बारी पुलिस स्टेशन एरिया, दार्जिलिंग हिल डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। और थर्ड फिफ्थ है रेलवे स्ट्राइक। तो सबसे पहले जो है कौन सी चीज हुई थी? देखो, सबसे पहले जो हुई थी ना वो हुई थी एक जो है पीजेंट अपराइजिंग हुआ था नक्सल बारी पुलिस स्टेशन में। तो सबसे पहला जो है वो डी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर होता है, बांग्लादेश क्राइसिस आते हैं। एंड उसके बाद जो है वो गुजरात प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट राइट्स होते हैं गुजरात के अंदर। और उसके बाद बिहार प्रोटेस्ट होता है। एंड उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है रेलवे स्ट्राइक होती है। तो इसका आंसर आएगा डी, बी, ए, सी, सी जो है वो राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, इसमें जो हमने मैच द फॉलोइंग करनी है, तो पहले हम देख रहे हैं कि आपको किसका पता है। तो देखो, जो 18 समिट ऑफ नैम हुई थी, 18 समिट ऑफ जो नैम हुई थी वो हुई थी 2019 में। ठीक है, तो 2019 में हुई थी। तो फर्स्ट का जो है सेकंड होना था, फर्स्ट का सेकंड जो है वो ए के अंदर है। ठीक है, एंड फर्स्ट समिट ऑफ नैम, पहली जो नाम की जो समिट हुई थी वो कब हुई थी? पहली जो नाम की समिट हुई थी वो 1961 के अंदर हुई थी, बिल्कुल राइट। तो इसका जो आंसर है वो ए होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड समिट हुई थी वो 1664 के अंदर हुई थी। और थर्ड समिट जो है ना वो जो है 70 के अंदर हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ए है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट, एफपीटीपी, एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट? अच्छा, वो कौन सा ईयर था जब जो है एक फर्स्ट पास द पोस्ट नाम से जो एक इलेक्टोरल सिस्टम आया था, उसको जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट ने अडॉप्ट किया था? वो कौन से साल के अंदर किया था? और वो 1991 में किया था, फिर 35 में किया था, 47 में किया था, या 51 के अंदर किया था? तो जो है इसका आंसर है 1935। 1935 के अंदर जो है ना ये जो इलेक्टोरल सिस्टम था इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका देख लेते थोड़ा। देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये एफपीटीपी जो है इलेक्टोरल सिस्टम जो है इंडियन प्रोविडेंस के अंदर पास किया था। इसके अंदर जो है सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1937 इंडियन प्रोविजनल इलेक्शन। ये जो सिस्टम था ये पहली बार 1937 में यूज किया गया था, इंडियन के जो प्रोविजनल इलेक्शन हुए थे उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है। अब आप देखिए, स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट से देखो, फर्स्ट का थर्ड है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन थ्रेट ट्रीटी। ठीक है, तो ए का थ्री जो है फर्स्ट के अंदर ही है। तो आंसर यही होने वाला। बाकी आप फिर से देख लेते हैं। बीसीडब्ल्यू बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और सीडब्ल्यूसी केमिकल वेपन कन्वेंशन, और एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ट्रीटी। ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर्थ, और सेकंड डी का टू। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है हमारी कंट्री जो है वो ईवीएम मशीन पे कौन से ईयर के अंदर शिफ्ट हुई थी? पूरी जो एंटायर कंट्री है वो कौन से ईयर में जो है ईवीएम मशीन पे शिफ्ट हुई थी? वो हुई थी 2008 2004 के अंदर जो है ईवीएम मशीन में जो है ये कंट्री हमारी शिफ्ट हुई थी। ठीक है। टुवर्ड द एंड ऑफ 1990s इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग, देखो 1990s की जो इलेक्शन कमीशन जब खत्म हुई थी 2004 के अंदर हमारे पूरे देश के अंदर जो है ईवीएम मशीन पे जो है शिफ्ट कर दी गई, ईवी मशीन पे शिफ्ट कर दी गई। अच्छा, ये सबको जो है फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कब कौन सा जो है इवेंट ने जो है पहले कौन से ने और बाद में कौन सा इवेंट जो है टेक प्लेस किया था। तो पहले ताशकंद एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन और शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका पहले देखोगे तो सबसे पहले हुआ था पंचशील एग्रीमेंट होता है। अ, उसके बाद जो है तक्षकेत एग्रीमेंट होता है, ये रशिया के अंदर जो होता है। एंड उसके बाद सोवियत यूनियन के साथ जो हमारी ट्रीटी साइन करते हैं हम लोग, उसके बाद जो है शिमला एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान के साथ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से मैच द फॉलोइंग है, फिर से देख लेते हैं कौन सा कहाँ मैच हो रहा है। देखो, अच्छा इसमें से हमें पहले जो है कौन सा आता है, हमने पहले वो देख लेना है। इसमें जो हमने पहले जो आता है इंडिया का आता होगा, देखो जो सेंट्रली लोकेटेड जो है और जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो है साउथ एशियन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो इंडिया है। तो सी का जो है ये हो जाएगा थर्ड। सी का थर्ड कहाँ है? सॉरी, सी का सेकंड कहाँ है? सी का सेकंड जो है वो बी के अंदर है। तो चांसेस है ये वाला आंसर जो है राइट होने वाला है। नेक्स्ट अगर अच्छा उसके बाद देखो भूटान देखेंगे तो लैंड लेग्ड लॉक्ड कंट्री विद मोनार्की, जो एक लैंड है जो वो कंट्री जिसके अंदर मोनार्की आज भी है, तो वो अ, भूटान होएगा। तो इसका थर्ड है, ए का थर्ड ठीक है। एंड मालदीव्स एंड अच्छा, अब मालदीव्स जो है उसका देखते हैं। मालदीव्स एन आइलैंड नेशन, मालदीव जो है आइलैंड है, तो इसका सीधा सी बात है एन आइलैंड नेशन, तो इसकी होगा सेकंड। और श्रीलंका जो है फोर्थ, द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशिया, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन बट एट द मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन, टुमारो विल दस बी डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज द मॉर्निंग। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसने बनाई थी कि आज कल तो हम जो है ब्रिटिश की जो स्लेवरी है, उनकी जो मजदूरी, उनकी जो बंधुआ मजदूरी से जो है हम आजाद तो हो जाएंगे, पर आज की जो आधी रात को जो इंडिया का बंटवारा होएगा उससे लिए कल के दिन जो है खुशी भी होएगी और जो है लोगों को गम का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 के अंदर। ठीक है। द स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्टेटमेंट द टुमारो वी शैल बी फ्री from the slavery of the British dominance, but at the midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as a mourning. Was made by Mahatma Gandhi on 14 August 1947. महात्मा गांधी ने बोला था कि कल जो है इंडिया चाहे ब्रिटिश की उससे आजाद हो जाएगा, कैद से आजाद हो जाएगा, पर हमारा देश जो है टू पार्ट्स में डिवाइड होएगा। उसके उसके साथ साथ जो है कल अगर खुशी का दिन होएगा तो हमारे दुख का भी वो दिन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएनसी इंटरनेशनल एनजीओ कैंपेन फॉर द, अच्छा जो एमएनसी इंटरनेशनल एक एनजीओ वो किस चीज को लेकर जो है कैंपेन करता है? ये कैंपेन करता है प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड को लेकर, प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन को लेकर, एस्टेब्लिशन ऑफ एजुकेशनल राइट या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर। ये जो है एनजीओ वो कैंपेन करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर। ठीक है। Amnesty International is an NGO that campaigns for the protection of human rights all over the world. It promotes respect for all human rights in the Universal Declaration of Human Rights. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से जो है मैच द फॉलोइंग है, तो देख लेते हैं कि कौन सा जो प्राइम मिनिस्टर कौन से ईयर तक वो रहते हैं, तो ये इसके अंदर हम देखेंगे। तो देखो, वीपी सिंह जो थे ना वो दिसंबर 1989 और नवंबर 1990 तक ये जो है इनका जो है रूलिंग पीरियड था। तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड फर्स्ट में ही है और सी में भी है। तो अब इसको जो है हमने एक चीज दोबारा से एक देखना पड़ेगा। चंद्रशेखर जो थे, चंद्रशेखर जो थे वो कब तक रहे अगर हम देखें तो चंद्रशेखर जो है वो नवंबर 19 और जून 1991 तक रहे थे। तो बी का सेकंड है, सेकंड का वन है। तो सेकंड का वन जो है वो इसमें भी है, पर ए का थर्ड इसमें नहीं है, तो सेकंड का वन इसमें ही है। तो इसका आंसर जो है वो ए होने वाला है। सी का फोर्थ है एच डी डेवे गॉडवे, वो जो 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक थे। और इंद्र कुमार गुजराल का जो टाइम पीरियड था वो 1997 से लेकर मार्च 1998 तक था। ठीक है।
तो इसका आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से जो है मैच द फॉलोइंग आया है। मैच द फॉलोइंग में अगर हम देख लेते हैं, ओके, कंसेप्ट उसका ग्लोबलाइजेशन कॉन्सिक्वेंस कौन-कौन से होने वाले हैं। तो पहला है इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी में देखेंगे तो इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी होएगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होएगा। तो ए का है थर्ड। ए का थर्ड कहाँ है? ए का थर्ड जो है डी के अंदर है। ठीक है, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, इंक्रीजिंग रोल ऑफ आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ। तो ये आईएमएफ और डब्ल्यूटी जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में काउंट होएगा। इंटरनेट जो है वो टेक्नोलॉजी से है, और हेट्रोजीनियस जो है वो कल्चरल है। ठीक है, 1, ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इसका आंसर है डी। अच्छा, मेधा पाटकर किस चीज से एसोसिएट करती है? वो कौन से जो है मूवमेंट से, कौन से आंदोलन से जो है मेधा पाटकर जो है वो एसोसिएट करती है? कोई चिपको आंदोलन है, नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन है, द एंटी एरक मूवमेंट है, या भारतीय किसान यूनियन है? तो इसका आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 24th देखो इसमें है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है मेघना पार्टी की सोशल इंडियन एक्टिविस्ट है, और ये इनका जो ये जानी जाती है, इनकी जो लीडरशिप है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, उसको लेकर जो है ये काफी फेमसली जो है ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 लोकसभा जो इलेक्शन था, 14th लोकसभा इलेक्शन है वो कौन से ईयर में टेक प्लेस किया गया था? 14 लोकसभा इलेक्शन जो है वो 2004 के अंदर टेक प्लेस किया गया था। एंड देखो 14 लोकसभा इलेक्शन 2004 के अंदर टेक प्लेस किया गया था। दोबारा से मैं द फॉलोइंग आ गया, कौन सी स्टेट जो प्रेजेंट स्टेट है और उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है, ठीक है, गुजरात। अच्छा, गुजरात की जो है वो ओरिजिनल स्टेट कौन सी है? गुजरात की जो ओरिजिनल स्टेट है वो बॉम्बे है। ठीक है, बाद में जो है गुजरात जो है वो अलग हुआ था। तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड सी में है, ए का थर्ड और बी में भी है, तो हमें ए को देखना पड़ेगा। हरियाणा, हरियाणा पंजाब से निकला है, तो बी का वन है। बी का 1 है, बी का 1 जो है इसके अंदर है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। मेघालय, मेघालय जो है वो हमारा आसाम से निकले है, और छत्तीसगढ़ जो है हमारा मध्य प्रदेश से निकले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुई थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो है ये उसे जो है पॉपुलरली जो है हम किस चीज के लिए जानते हैं? इसको हम जो है पॉपुलरली जानते हैं द बंडुक कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, द अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो इंडोनेशिया सिटी ऑफ बंडुक 1995 में हुई थी, 1955 में हुई थी, इसलिए जो है इसको बंडक कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसके जो है चेयरमैन थे वो कौन थे? तो इसके जो चेयरमैन थे वो बीपी मंडल थे। ठीक है, सेकंड जो चेयरमैन थे सेकंड बैकवर्ड क्लास के कमीशन के, वो जो है बिंदेश्वर प्रसाद मिश्रा थे। और रिस्क रेस्ट कम्युनिज्म ह्यूमैनिटीज को हम जो है इससे हम जो है क्या समझते हैं? रेस्ट कम्युनिज्म ह्यूमैनिटीज से जो हम क्या समझते हैं? इससे हम ग्लोबल वॉर, ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल रिसोर्सेज, तो जो हम इससे समझते हैं वो ग्लोबल कॉमन्स है। ठीक है, और देखो देयर आर सम एरिया और रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हिच आर लोकेटेड आउटसाइड द सॉवरेन जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर स्टेट। एंड देखो हमारे वर्ल्ड के अंदर अभी कुछ ऐसे एरियाज है जो हमारे जो किसी भी स्टेट के जो जस्टिस से जुरिडिक्शन से जो है वो बहुत बाहर है, और इससे क्या होता है, यहाँ पर एक कॉमन गवर्नमेंट्स की एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको जो है रेस्ट कम्युनिज्म ह्यूमैनिटीज बोलते हैं और ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है अर्थ एटमॉस्फेयर जैसे अंटार्कटिका हो गया, ओशन फ्लोर हो गया, आउटर स्पेस के अंदर हो गया, इन सब चीजों में जो है ये चीजें इंक्लूड होती है। नागालैंड स्टेट जो है कौन से ईयर में क्रिएट क्रिएट हुआ था? 1963 के अंदर जो है नागालैंड स्टेट क्रिएट हुआ था। ठीक है, एंड देखो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट जो का जो मेजर रिकॉग्निशन हुआ था वो 1972 में हुआ था। मेघालय जो है वो 1972 में बना था। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा भी 1972 में हुए हैं। मणिपुर और त्रिपुरा भी 1972 के अंदर ही जो है वो क्रेव्ड आउट किए गए थे, और उसके साथ-साथ जो अरुणाचल और मिजोरम है वो 1987 के अंदर उनको जो है उनको फॉर्म किया जाता है, और जो नागालैंड है वो 1963 के अंदर उसको फाउंड किया जाता है। अच्छा, जो एशियन है ASEA है ना, वो कंट्री का जो फाउंडर है वो कौन सी कंट्री है? इंडिया, चाइना, रशिया और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो एशियन का जो है फाउंडर मेंबर है। ठीक है, इंडोनेशिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के जो है फाउंडर वो कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे कंसीराम। कंसी देखो ये क्वेश्चन जो था ना ये 2024 में भी रिपीट है, और ये 2023 के अंदर भी है। तो कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू इसलिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है,
देखो कंसीराम जो थे वो फाउंडर है बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन के, बीएएमसीएफ के जो फाउंडर है वो कंसीराम है, याद रखना पेपर में आया था। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आई थी 2024 के अंदर, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। और उसके बाद जो दलित शोषित समाज की संघर्ष समिति है डीएस4, और बहुजन समाज पार्टी बीएस4 के जो ये फाउंडर है, इन्होंने जो है 1 2 3 जो है पार्टीज जो है इन्होंने फाउंड की है। फिर से मैच द फॉलोइंग आगे कौन कौन से ईयर में प्लेस करता है, अब ये देख लेते हैं। अच्छा, ओके, द रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1971 के अंदर, 1971 में हुआ था, 1917 में हुआ था, सॉरी 1917 में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन, सॉरी वन। तो देखो ए का थर्ड है, ए का थर्ड जो है वो 3 के अंदर है, तो हमें एक और देखना पड़ेगा। ओके, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉर जो है वो कब गिरी थी? बर्लिन वॉर जो वो गिरी थी वो 1989 में गिरी थी, बर्लिन वो 1989 में गिरी थी। तो बी का 1, यहाँ पे बी का 1 है, यहाँ पे बी का 1 है, तो अब ए जो है इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। अच्छा, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ था? तो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान है वो हुआ था 1979 के अंदर, बिल्कुल। और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन 1991 के अंदर। तो इसका आंसर जो है वो बी होएगा। ठीक है, एंड ये जो लोगो है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? ये लोगो कौन सी पार्टी का लोगो है? ये लोगो क्या वो कांग्रेस का बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगो कांग्रेस का तो नहीं है। तो ये कौन सी पार्टी का लोगो है? सॉरी सॉरी सॉरी, सोशलिस्ट पार्टी का, भारतीय जनसंघ का है, और बनिया किसान पार्टी का, या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला लोगो है। उसके बाद जो है उसको बाद में जो है हाथ लिया गया था, पहले जो है दो बोलू होते थे। जो ओरिजिनल जो है इसका पहला सिंबल है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, द पेयर ऑफ बुलक्स। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में फाउंड हुआ था, और इसके जो एसोसिएशन में कितनी स्टेट्स थी, कितनी सारी जो स्टेट थी वो नाटो का पार्ट थी। तो वो सारी स्टेट्स थी, 14 स्टेट थी, 12 थी, 15 थी, 11 थी। तो इसका आंसर है 12 स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ द नाटो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन। ठीक है, तो नाटो जो है वो 1949 में हुआ था, और अराउंड 12 स्टेट जो थी डिक्लेयर्ड existence जो है इसका 1949 में हुआ था। It was an association of 12 states which declared the armed attack of any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. अच्छा, ये वो उन 12 स्टेट थी, ये 12 स्टेट का एसोसिएशन था जिसने डिक्लेयर किया था कोई भी अगर आर्म्ड अटैक होता है यूरोप या नॉर्थ अमेरिका पे, तो वो जो है इस अटैक को अपने ऊपर भी मानेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर द डेवलपमेंट गिवन made a long-lasting impact on politics of India in late 90s, 1980s और early 90s। तो इसको जो है फिर से chronological order में हमें इसको लगाना है। तो देखो, द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी 1980s और 1990s की बात करें तो सबसे पहली चीज जो हुई थी वो डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी ही हुई थी। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, द डिमोलिशंस ऑफ डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या, द एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड द राइज ऑफ मंडल इश्यूज, चूज टू द राइज ऑफ मंडल इश्यूज। तो देखो, उसके बाद जो है ईयू हुआ था, पहले मंडल इश्यूज को राइज किया गया था, तो इसका आंसर सेकंड आएगा। सेकंड में ये थी, जो फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हैं, और उसके बाद राजीव गांधी जी का जो एसिनेशन होता है, एंड उसके बाद जो है अयोध्या जो टेम्पल था उसको जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश किया जाता है। तो इसका आंसर था डी, ए ई बी डी सी। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। अब बताओ कौन सा प्रेसिडेंट जो है वो कब क्या था? तो इसका आंसर हम देखेंगे मोरारजी देसाई से हम शुरुआत करेंगे। मोरारजी देसाई जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 1967 1969 के। तो इसका आंसर ए का थर्ड हुआ। ठीक है, अब ए का थर्ड जो है वो बी और सी में है, तो हमें एक और देखना पड़ेगा। जगजीवन राम, जगजीवन राम अगर हम देखें तो जगजीवन राम भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो 1997 से लेकर 1979 से थे। तो ये सेकंड हुआ। बी का फोर्थ बी में है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक। ठीक है, जे सी शाह थे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। तो इसका आंसर है हमारा बी। मैच द फॉलोइंग फिर से, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो कौन सी स्टेट में होता है? तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो गुजरात में होता है। तो इसका आंसर ये है। अब ए का थर्ड इसमें ही है। ठीक है, अब तो आंसर यही होने वाला, बाकी हम देख लेते हैं। एंटी एरक मूवमेंट, एंटी एरक मूवमेंट जो है वो कौन सी स्टेट में होता है? एंटी एरक मूवमेंट जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है। और चिपको मूवमेंट जो है वो राजस्थान में, चिपको मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड में होता है। जो मूवमेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले जो है राजस्थान में आती है।
हाँ, ठीक है? तो इसका आंसर सी है। बाकी जो द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है आईएईए वो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी? तो ये जो है किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी? एटम्स ऑफ पीस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स, बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशन और ग्लोबल ट्रेड। तो इसका आंसर है एटम्स फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ देखो, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए वाज एस्टेब्लिश इन 1957। 1957 में जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी। उसके साथ जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इम्प्लीमेंट किया था यूएस प्रेसिडेंट ने। यूएस प्रेसिडेंट जो थे ड्विग एसिनोर्स ने जो है इसको किया था, एटम ऑफ पीस प्रपोजल के अंदर किया गया था। और इसमें जो था किया था कि ये प्रमोट करेगी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और मिलिट्री पर्पज से जो है जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको यूज करने से प्रिवेंट करेगी। इसको पीसफुल तरीके से अपने फायदे के लिए पीसफुल तरीके से यूज करेगी, ना कि किसी को अटैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है इंडिया में वो हमने कहाँ से लिया? वो हमने यूएसए लिया है, यूएसएसआर से लिया, यूके से लिया है, चाइना से लिया? तो वो हमने लिया है यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, ये जो है पैराग्राफ क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई डिड द लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री जो थे उन्होंने रेलवे की पोजीशन से रिजाइन किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया था एक रेलवे एक्सीडेंट के बाद। जो वो उन्होंने रेलवे एक्सीडेंट होता है बहुत बड़ा, उसके बाद जो उन्होंने बोला कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए जो रिजाइन किया था। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वाज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी और हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल। तो उन्होंने रिजाइन किया आफ्टर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी और बोला कि मेजर रेलवे एक्सीडेंट में जो है हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस चलते उन्होंने रिजाइन किया। जय जवान जय किसान का जो ये फेमस स्लोगन है, ये किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो ये फेमस स्लोगन है वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, एंड लाल बहादुर शास्त्री जो है उन्होंने ही दिया था ये मिड 1960s में। और बस उसके बाद जो है जो शास्त्री जी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में जो है वो कितने साल तक का जो है इसका टेन्योर था, वो कितने पीरियड तक था? 1964 से लेकर 67 तक, 64 से लेकर 66 तक, 63 से लेकर 67 तक, या 65 से लेकर 67 तक? तो इसका आंसर है 63 से लेकर 67 तक जो था उन्होंने रूल किया था। अपना टेन्योर था इनका 64 से लेकर 66 तक। अच्छा, जब शास्त्री जी जो है वो पावर में थे, तो हमारा जो है इंडिया किस कंट्री के साथ जो है उसका वॉर चल रहा था? ठीक है, तो उसका वॉर चल रहा था चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो देखो दो ही चीज के साथ हमारा वॉर होता है, या चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो वो उस टाइम पे जो शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, शास्त्री जी, तो हमारा वॉर जो है वो पाकिस्तान से चल रहा था। ठीक है, 1965 का वॉर जो हमारा पाकिस्तान से हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री वाज अ मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे, पर वो कौन से ईयर तक थे? वो थे 1951 से लेकर 1956 तक जो थे वो यूनियन कैबिनेट के भी मिनिस्टर थे। ठीक है, 1957 से लेकर 1951 से लेकर जो है 1956 तक तो थे वो प्राइम मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। उसके बाद जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, उसके बाद जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और रेलवे एक्सीडेंट से रिजाइन करते हैं। 1957 और 1964 तक जो है वो वहां भी रहते हैं। ठीक है, फिर से जो है क्वेश्चन आता है, सिंडिकेट का जो है किसको रेफर करता है? सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस से बिलोंग ही करते हैं। कांग्रेस के जो सीनियर मिनिस्टर्स थे, सीनियर जो थे, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के जो बड़े और पावरफुल लीडर्स का जो ग्रुप था उसको जो है सिंडिकेट बोला गया है। ठीक है, द सिंडिकेट ग्रुप रेफर्स टू अ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर जो कांग्रेस के अंदर थे, जैसे कि हो गया कि कमराज, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और एस के पाटिल जो बॉम्बे सिटी के जो स्टेट लीडर थे। उसके बाद एस निजालिंगप्पा मैसूर के जो थे ये, और संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से, और अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से। जितने बड़े बड़े और पावरफुल लीडर्स का जो ग्रुप था ना, उसको जो है सिंडिकेट बोला गया। नेक्स्ट है फिर से जो है हमारा मैच द फॉलोइंग है। अभी देखो हमने पीछे ही पढ़ाई, हमने लास्ट में हमने देखा कि कौन किससे बिलोंग करता है। देखो एन संजीवा रेड्डी जो है वो बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से करते हैं? एन संजीवा रेड्डी जो है वो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, वो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो ए का जो है वो थर्ड है, ए का थर्ड सिर्फ बी के अंदर है, तो आंसर यही होने वाला। अतुल्य घोष जो है वेस्ट बंगाल से कर रहे थे। ठीक है, और एस के पाटिल जो है वो बॉम्बे से थे।
जो एस निजालिंगप्पा जो थे वो मैसूर लेटर कर्नाटका से थे, तो फोर्थ। ठीक है, 1 2 हाँ, 3 4 1 2 3 4 1 2 जो है बी में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांग्रेस सिंडिकेट वाज लेड बाय ए एन संजीवा रेड्डी, बी अतुल्य घोष, जो कांग्रेस की सिंडिकेट जो पार्टी थी वो उसको कौन लीड कर रहा था? संजीवा रेड्डी कर रहे थे, अतुल्य घोष कर रहे थे, एस के पाटिल कर रहे थे, दी कामराज करना राज कर रहे थे, या एस निजालिन गप्पा कर रहे थे। तो इसमें से जो है राइट आंसर कौन है? सिंडिकेट पार्टी का जो सिंडिकेट कांग्रेस का जो लीडर थे वो कौन थे? सिंडिकेट जो लीडर थे ना, वो एन संजीवा रेड्डी थे। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी जो थे ना वो उसके लीडर थे। सॉरी नहीं, के कामराज थे, के कामराज जो थे ना वो इसके लीडर थे। हाँ, इसके जो लीडर थे वो के कामराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, हु वाज द लीडर ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस आर के जो लीडर थे वो कौन थे? कांग्रेस आर के जो लीडर थे वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी वाज द लीडर ऑफ कांग्रेस आर, क्योंकि देखो कांग्रेस ओ थी वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस ओ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, और कांग्रेस आर थी वो कांग्रेस रिक्विसिटाइजेशन रिक्विसिटिनिस्ट थी। Last question. All the popular and powerful leader of Indian politicals lost their prestige after the split in Congress. ठीक है, और वो कब हुआ था? देखो, जब जितने बड़े बड़े पावरफुल लीडर थे सबने जो है एक बार से अपना जो है पॉलिटिक्स में जो प्रेस्टीज है वो खोया कांग्रेस स्प्लिट होने के बाद। तो कौन से ईयर का था? वो ईयर था 1971। 1971 का जो ईयर था वहां पर जो है इन लोगों ने अपना प्रेस्टीज खोया है। तो इसी के साथ जो है 2023 का जो है PYQ जो है खत्म होता है। देखो, इसके अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है 2024 के अंदर 3 to 4 क्वेश्चन जो 2024 के अंदर रिपीट्स हुए हैं। तो इसी वजह से जो है आपने अपने PYQs बहुत अच्छे से बहुत तरीके से सॉल्व करना है, सबको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। इसी के साथ जो है आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2022 का जो है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।